गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका हिस्ट्री चल रहा है, इतिहास चल रहा है। इतिहास का दूसरा चैप्टर आपका चल रहा है, और आपका चल रहा है बेटा टॉपिक है आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। असहयोग आंदोलन में और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ चले, और जो हमारे मुसलमान भाई थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट इसे नाम दिया, खिलाफत आंदोलन के नाम से इसे पुकारा। लेकिन इसके भीतर क्या हुआ, असहयोग आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं किस तरह से अलग अलग धाराओं के तहत काम किया गया लोगों के द्वारा। जनवरी 1921 में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। जनवरी 1921 में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर के 1921 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों का मतलब एक ही है, इसकी शुरुआत कर दी थी। मुसलमानों ने इसे खिलाफत आंदोलन कहा, और महात्मा गांधी के साथ जो रहने वाले अनुयायी थे उन्होंने इसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया। अनेक सामाजिक समूहों ने भाग लिया, जितने भी धर्म जाति लोग हर एक समुदाय के लोगों ने इसमें भाग लिया। लेकिन सभी की एक ही मांग थी, उन सभी जाति धर्म और समुदाय के लोगों की एक ही मांग थी। क्या नाम थी? स्वराज। हमें आज़ादी चाहिए, और स्वराज का मुख्य लक्ष्य था स्वतंत्रता, आज़ादी। ये उसका मुख्य लक्ष्य था सभी लोगों का। परंतु अलग अलग क्षेत्रों के लोग इसके अर्थ अलग अलग समझने लगे थे। हर एक क्षेत्र में इसका अर्थ अलग अलग समझा जाने लगा। लेकिन शहरों में आंदोलन किस प्रकार चला उसके बारे में बात करते हैं। पहले शहरों में इस आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, और कैसी इसके अंदर धाराएं लगाई गईं या कैसी मांग की गई, और किस तरह से यहाँ पर स्टेप लिए गए उसके बारे में बात करते हैं। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया। बहुत से स्कूलों में शिक्षकों और प्रधान अध्यापक ने इस्तीफा दे दिया। जो सरकारी स्कूल थे भारतीयों ने उनमें पढ़ना छोड़ दिया। विद्यार्थियों ने, शिक्षकों ने, प्रधान अध्यापकों ने, प्रधानाचार्यों ने इस्तीफा दे दिया अपने पदों से। वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। कोर्ट में जाकर के जो मुकदमे लड़ते थे वकील, भारतीय वकीलों ने वो मुकदमे बंद कर दिए। उन्होंने बहिष्कार कर दिया कोर्ट का। बहुत से स्कूलों में इस तरह से इस्तीफे दे दिए शिक्षकों ने, वकीलों ने भी मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। विदेशी सामानों को खरीदना और प्रयोग करना बंद कर दिया। जो इंग्लैंड से सामान बन कर के आता था, चाहे वो कपड़ा है कुछ भी है, उसको खरीदना और उसको बंद कर दिया गया, उसका प्रयोग करना भी बंद कर दिया गया। विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। जो विदेशी कपड़े की दुकानें थी खुली हुई थी, भीड़ में इकट्ठा होकर के उनमें आग लगा दी गई। तो इस तरह की घटनाएं इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत शहरों में की गई। लेकिन ये आंदोलन काफ़ी समय तक नहीं चला सुचारू रूप से। उसमें बहुत सारी कमियां आ गईं। कौन सी उसके असफलता के कारण थे? उसमें बहुत सारी कमियां थे। असफलता के क्या कारण थे? इन सब के कारणों में बहुत बड़ी सफलता नज़र आ रही थी। कौन सी थी असफलता? लेकिन कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। अब कुछ समय तो ऐसा लगा कि आंदोलन सफल हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद शहरों में ऐसा लगा कि, शहरों की बात चल रही है, शहरों में ऐसा लगा कि आंदोलन बहुत जल्दी ही ये धीमा पड़ने लगा और समाप्त होने की कगार पा गया। इसके क्या कारण थे जो धीमा होने लगा? उसके मुख्य कारण थे, खादी कपड़ा महंगा होता था। जो कपड़ा विदेश से आ रहा था वो अगर भारतीय उसे खरीदने सस्ता पड़ता था, और भारत में बनने वाला खादी कपड़ा भारतीयों को खरीदने में महंगा पड़ता था। इसलिए लोग चाहते थे वह सस्ता कपड़ा, पैसे की उस समय कमी थी, सस्ता कपड़ा पहनने के लिए मिल जाए। यानी तो इस लंबे समय तक नहीं चला आंदोलन कि लोगों की उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिला कि जो खादी कपड़ा महंगा है उसके ऑप्शन में भारतीय कोई ऐसा कपड़ा बनाते जो सस्ता, विदेशी कपड़े सस्ता होता और उसे खरीद लेते। इसलिए उन्होंने विदेशी सामान को खरीदना दोबारा से प्रारंभ कर दिया भारतीयों ने।
जो विदेशी सामान था उसे दोबारा से खरीदना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, महंगा नहीं खरीदना चाहते थे, उनके पास पैसा नहीं था। अब विद्यार्थी और शिक्षकों सरकारी स्कूल में लौटने लगे। क्यों लौटने लगे? कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरे स्कूल नहीं थे जाकर के उन्हें स्टडी कर लें, प्रधान अध्यापक और शिक्षक उसमें जाके नौकरी कर लें। इसलिए उनकी मजबूरी बन गई, अपने परिवार को चलाने के लिए पैसा की ज़रूरत थी। इसलिए दोबारा से कुछ समय के बाद सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक और शिक्षक लौटने लगे, और विद्यार्थियों के पास भी, स्टूडेंट के पास भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि दूसरी जगह अध्ययन कर ले, क्योंकि सरकारी स्कूल उस समय देश में थे, प्राइवेट कोई भी संस्था नहीं थी। इसलिए उनकी भी मजबूरी बन गई, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो वापस उन्हीं विद्यालयों में लौटने लगे। वकील दोबारा सरकारी अदालतों में जाने लगे। वकीलों के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उन्हें भी वे वापस जाने लगे सरकारी अदालतों में, क्योंकि अपनी रोटी रोजी के लिए वो कहाँ से अपनी फैमिली का गुजारा करें, अपना गुजारा करें, तो उनके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, और वे भी दोबारा से सरकारी अदालतों में लौटने लगे। तो इस तरह से ये परिवर्तन आया, और शहरों में आंदोलन क्या है, धीमा पड़ने लगा। और जब धीमा पड़ने लगा तो इसकी जो दूसरे परिणाम आए निकल के, जैसे आगे बात करते हैं ग्रामीण इलाकों में ये किस तरह से चला। जो ग्रामीण इलाके थे, देहात क्षेत्र में, ये आंदोलन किस तरह से चला। तो ये तो मैंने शहरों की बात बताई आपको। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से चला। भारत में ज़्यादातर लोग खेती करने का काम करते थे, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। पहले उनकी संख्या ज़्यादा थी, आज कुछ कम हो गई है। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में किसानों और मजदूरों को बेगार नियम का पालन करना पड़ता था। अब बेगार नियम क्या है उसके बारे में बताऊंगा। उस समय, जिस समय हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, उसमें एक बेगार नियम था, एक नियम बनाया हुआ था अंग्रेजी सरकार ने, और उसका भी भारतीयों को पालन करना पड़ता था। बेगार सिस्टम क्या था, बेगार व्यवस्था क्या थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। बेगार व्यवस्था में जमींदार किसानों और मजदूरों से ये बिना पैसे दिए काम कराते थे। बेगार सिस्टम क्या था कि जो जमींदार होते थे, गाँव को खरीद लेते थे या बहुत बड़ा क्षेत्र खरीद लेते थे, 4-6 गाँव जमींदार खरीद लेते थे, वो मनमाना तो उनसे कर वसूल करते थे, जो भूमि टैक्स जाता था, और उनसे काम कराते थे, लेकिन उस काम के बदले में उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता था किसानों को। तो ये एक बेगार सिस्टम था। अवध के बाबा रामचंद्र और पंडित नेहरू जी ने किसानों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया। इन बातों को लेकर के, बेगार सिस्टम को लेकर के, एक अवध के बाबा रामचंद्र थे और पंडित नेहरू ने एक किसान सभा बनाई, ठीक है, और गठन किया, उन्होंने इसकी मांग रखी। क्या रखी? बेगार सिस्टम को ख़त्म किया जाए, ये मांगे थी उसकी। लगान कम किया जाए, किसान सभा की डिमांड थी, और लगान कम किया जाए। दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जो जमींदार हैं, ज़बरदस्ती काम कराते हैं और बंधुआ मजदूर की रखते हैं, उन्हें कुछ खाने पैसे भी नहीं देते हैं, तो उनका बहिष्कार किया जाए, ये उनका मांग थी। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमति के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। और जो बागानों में काम करते थे लोग, जो बंधुआ मजदूर थे, उन्हें ले जाया जाता था। उन्हें ना तो कोई पैसे दिया जाता था काम के, और वहीं पर रखा जाता था, और वो जो है वहाँ पे उनसे इमिग्रेशन एक्ट था, उसके तहत उसे जो है पालन करना पड़ता था। बागानों से बाहर जाने की उन्हें कोई छूट नहीं थी। बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए इस कानून का ख़त्म होना था, और ये उन्होंने डिमांड करी। पंडित नेहरू और बाबा रामचंद्र थे, उन्होंने ये डिमांड रखी अंग्रेजी सरकार के सामने, और इस कानून को ख़त्म किया जाना चाहिए। इन सभी कारणों तथा चोरी चौरा के हिंसक टकराव के विषय में सुनकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया, और यानी गांधी जी ने ये सोचा, वापस ले लिया उस आंदोलन को। ये सोचा कि आंदोलन जो है हमारा हिंसा की तरफ जा रहा है, न कि
अहिंसा की तरफ, और उन्होंने इस तरह से इसे कॉल अप कर दिया, बंद कर दिया। तो इस तरह के निर्णय वहाँ पे लिए गए। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत हमारी ब्रिटिश सरकार के अधीन ये निर्णय सारे लिए गए। इसी प्रकार के आंदोलन करने से पहले लोगों को समझाया गया। उन्होंने कहा कि पढ़ना, आंदोलन का लक्ष्य, तरीके, क्षेत्र आदि के विषय में बताएं और तभी ये आंदोलन हमारा सुचारू रूप होगा। ये बड़े नेताओं को आदेश दिए गए। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन चला, ग्रामीण क्षेत्रों में चला और इस तरह की समस्याएं आईं।